नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लासेस में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एसपी ऑर्डर नंबर सीरीज के लिए एसपी ऑर्डर 4 2020, जिसके अंदर आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो वीडियो नंबर 10 रहेगा, क्लास नंबर 10 रहेगा, जिसके अंदर मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दूंगा एसपी ऑर्डर नंबर 4 2020 के बारे में। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि हम जो एसपी ऑर्डर 2020 की जो सीरीज लेके आए हैं वो इसीलिए लेके आए हैं कि आपके जो पीए जीडीएस टू पीए जो एग्जाम होते हैं उनमें तकरीबन 4 से लेकर 5 या मोर देन 5 नंबर से ऊपर आपके एसपी ऑर्डर से रिलेटेड जो गाइडलाइन आती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एसपी जीडीएस टू पीए एग्जाम दे रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि आपके 4 या 5 नंबर या मोर देन जो 5 नंबर है वो कंफर्म हो जाए, तो आप हमारे एसपी ऑर्डर की सीरीज है वो सीरीज देखिए। इसके अलावा जो करंटली ईयर के एसपी ऑर्डर सीरीज है 2021 की, हमने उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। मैं उसका लिंक सजेशन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाके आप उसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा एसपी ऑर्डर नंबर 2020 के हमारा ये वीडियो नंबर 4 है, या फिर कहते हैं कि एसपी नंबर 4 है और वीडियो नंबर टोटली आपका 10 रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जो भी फ्रेंड आपके फ्रेंड हैं जो जीडीएस से पीए की या फिर किसी तरह की पोस्टर इन्फॉर्मेशन के लिए चाहते हैं तो आप उन्हें हमारा जो है यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इस इन्फॉर्मेशन की बेनिफिशियरी ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका एसपी ऑर्डर नंबर 4 2020 है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 14/2/2020 की डेट में, यानी 14 फरवरी 2020 की डेट में। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ऑफिशियली है या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, आपका ये जो ऑफिशियली है और जो आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर जो ग्रांट किया गया है आपका, ये आपके जो ऑफिसर हैं मिस्टर देवेंद्र शर्मा, जो कि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एसपी के, उनके थ्रू अप्रूव किया हुआ है, यानी आपका ये जो है अप्रूव है और यहाँ पे काम करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आपका एसपी ऑर्डर नंबर 4 2020 क्या है। तो देखिए, ये जो एसपी ऑर्डर नंबर है ये आपका है POSB CBS मैनुअल में राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जिसे हम कहते हैं NSC 8 योजनाओं में प्रतिज्ञात्मक संशोधन किया गया है, जो कि दिनांक जो कि एसपी ऑर्डर नंबर 13 2019, डेट थी उसकी 18/12/2019 में किए गए हैं। क्लियर? तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। सीधा पॉइंट है कि जो आपका एसपी ऑर्डर नंबर है वो आपका NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है शेड्यूल 8 में, उसमें जो POSB मैनुअल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि आपके दिनांक 18/12/2019 और एसपी ऑर्डर नंबर 13 2019 के थ्रू किए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें क्या है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि MOF या DEA ने विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं से संबंधित कई नियमों को संशोधित किया है, जिन्हें एसपी ऑर्डर नंबर 13 2019 दिनांक 18/12/2019 को प्रसारित किया गया था। ठीक है, इन्हें सक्षम अधिकारी ने अब नियमों को बदलने और POSB CBS मैनुअल को सुधारने के लिए स्लिपों को जारी करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 में संबंधित योजनाएं जो है या जो संबंधित योजनाओं सुधार किए गए हैं वो
निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं हम कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्शन स्लिप फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन POSB CVS मैनुअल, यानी कि जो POSB आपका CVS मैनुअल में है उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो करेक्शन किए गए हैं उसकी जो स्लिप दी गई है वो बताइए क्या किए गए हैं। तो देखिए इसमें पहला बताया गया है रूल नंबर 155, रूल नंबर 155 के शेड्यूल नंबर 6 कह सकते हैं, पार्ट नंबर 6 कह सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एड सब रूल 7 बिलो दिस रूल सब रूल, यानी कि आपको जो 1556 में है उसमें आपको 7 नंबर रूल ऐड करना होगा। अब 7 नंबर रूल क्या कहता है ये देखिए कि नॉमिनेशन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। क्या है, यानी कि अब आपको जो भी आप अकाउंट ओपन करेंगे उसमें आपको नॉमिनेशन तो रजिस्टर करवाना ही है, जो कि आपका एसबी ऑर्डर नंबर 13/2019 डेट 18/12/2019 से स्टार्टिंग है। ठीक है, और ये जो अनिवार्य है ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन नॉमिनी वेरिएशन की निर्धारित प्रक्रिया है जो NSC पर भी लागू होती है। ठीक, क्लियर सब? आपको क्लियर होगा और चीज तो कि किस चीज लागू होती है कि आपको नॉमिनेशन जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और ये जो प्रक्रिया है जो रजिस्ट्रेशन नॉमिनी है वो आपकी NSC स्कीम पर भी लागू होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके अंदर पॉइंट नंबर सेकंड है, रूल नंबर 158 का पार्ट 1 कहता है कि उसमें आपको 1A ऐड करना है। अब ये 1A क्या है ये बता रहे हैं, तो इसमें ये है कि एसबी ऑर्डर नंबर 13/2019 जो कि निकला है 18/12/2019 से एक धारक यानी कि एक अकाउंट होल्डर से दूसरे को प्रमाण पत्र का ट्रांसफर पर लागू, यानी कि अगर एक अकाउंट होल्डर से जो अकाउंट दूसरे को ट्रांसफर किया जाएगा तो उस पर ये लागू होते हैं। अभी क्या है, एक खाते को एक व्यक्ति से, देखिए लिखा हुआ है, बात कर लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है ये चीज पढ़ लीजिएगा। ये मैं हिंदी में करता हूँ क्या इसका, कि एक खाते को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसफर किया जा सकता है, पर किस शर्त पर, इस शर्त पर कि अधीन की ट्रांसफर इस योजना के तहत खोलने के लिए पात्र हो, यानी कि इस शर्त पर कि जो ट्रांसफर है वो इस अंडर, ये जो पॉइंट्स हैं इनके अंडर आती हो तो ये अकाउंट ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी की आप पॉइंट रखते हैं, पॉइंट का पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट नंबर 1 है कि on the death of account holder in case of single account or on the death of all the account holder in the joint account, the amount shall be transferred to the legal hire or the nominees as the case may be, यानी कि एकल खाते के मामले में या फिर जॉइंट खातों में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर राशि कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति या नॉमिनी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाएगी या हस्तांतरित कर दी जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि न्यायालय के आदेश पर खातों को अदालत के आदेश के अनुसार खाता धारक से अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, चल रहा है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जो अकाउंट है वो जो आपके अन्य व्यक्ति को उसको उसके आधार पर, कोर्ट के आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जो आपकी प्लेगिंग होती है, जो आपकी पैरा 6 के अनुसार ट्रांसफर किया जाता है, अगर प्लेगिंग है तो पैरा 6 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट अकाउंट है वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि संयुक्त खातों में किसी भी खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में खाता जो है अकाउंट वो जीवित रहने वाले अकाउंट होल्डर के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? कि जो आपका जॉइंट अकाउंट होता है उसमें किसी भी खातेदारक की या अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर की स्थिति में जो अकाउंट होल्डर जीवित रहा है उसके नाम पर अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे हम कि रूल नंबर 159(6) क्या है। तो देखिए इसमें रूल नंबर 159(6) में अमेंड क्या है कि इसमें रूल नंबर आप पॉइंट नंबर 7 जोड़े। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है बात करते हैं कि देखिए पॉइंट नंबर 7 है कि एसबी ऑर्डर नंबर 13/2019 दिनांक जो आपका 18/12/2019 से नीचे दिए गए जो नियम है वो लागू होंगे। यानी अब नियम क्या लागू होंगे अब देखते हैं। अप्लाई फॉर प्लेगिंग ऑफ सर्टिफिकेट, बात करते हैं। एक खाता गिरवी पर या
यानी एक अकाउंट जो है प्लेगिंग पर और ट्रांसफर के रूप में, सुरक्षा के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि जो एक अकाउंट है, एक जो खाता गिरवी है, वो सिक्योरिटी के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए स्वीकृति पत्र यानी कि डिपॉजिटरी इन फॉर्म 3, आपको फॉर्म 3 जो स्वीकृति पत्र फॉर्म 3 वो आपको देना होगा। ठीक है, किस लिए? लेटर फ्रॉम द प्लेजिंग। अब पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इस अनुच्छेद ट्रांसफर ऑफ एन अकाउंट होल्डर दिस पैराग्राफ में बी मेड टू, यानी कि जो अकाउंट ट्रांसफर होगा वो नीचे लिखे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो बात करते हैं ए क्या कहता है। ए कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन हिज ऑफिशियली कैपेसिटी, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, वो अपनी जो कैपेसिटी है उनके आधार पर ये जो है आपका अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा कहता है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए शेड्यूल्ड बैंक और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग ए कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो शेड्यूल्ड बैंक होती है आपकी वो, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक जो होती है, उनके पे ट्रांसफर हो सकता है। ए पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेशन और अ गवर्नमेंट कंपनी, एक जो पब्लिक या प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन होती है वो और एक गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके थ्रू, ए लोकल अथॉरिटी, एक लोकल अथॉरिटी में, और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अप्रूव बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इनके तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे लिखिए कि बेशर्त शर्त यह है कि नाबालिग, वो जो नाबालिग होता है या फिर जो होता है आपका माइनर, या जो अकुशल दिमाग की होती है, अनसाउंड माइंड जो होता है, के व्यक्ति की ओर से खोले गए खातों के ट्रांसफर को इस नियम के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब कब तक नहीं दी जाएगी? वो तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि जो माइनर व्यक्ति है, यानी कि जो नाबालिग बच्चा है या अभिभावक या अस्वस्थ मन का व्यक्ति यह लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि नाबालिग या अयोग्य मन का व्यक्ति जीवित है, और यह कि वह ट्रांसफर नाबालिग या जो आपका अनसाउंड माइंड होता है के व्यक्ति के लाभ के लिए है, तब ये ट्रांसफर होगा, तब ये फॉलो होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि आगे क्या बता रहे हैं। देखिए आगे जैसे पॉइंट नंबर 3 कहता है आपका कि जब किसी भी खाते को, जब किसी भी अकाउंट को उप अनुच्छेद यानी सब पैराग्राफ 1 के तहत सुरक्षा के रूप में ट्रांसफर किया जाता है, तो अधिकारी जो होते हैं वो बचत प्रमाण पत्र पर खाते के रिकॉर्ड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सुरक्षा के रूप में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर एज सिक्योरिटी इंग्लिश में और हिंदी में सुरक्षा के रूप में ट्रांसफर किया गया। अब पॉइंट नंबर 4 कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इस पैराग्राफ के तहत किसी खाते का ट्रांसफर तब किया जाएगा जब तक कि वह उप अनुच्छेद यानी सब पैराग्राफ 5 के तहत स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तब तक ये जमाकर्ता का ही माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका कि इस अनुच्छेद या इस पैराग्राफ के तहत जो ट्रांसफर अकाउंट है, ट्रांसफर को लिखित यानी राइटन में प्राधिकृत अधिकारी को लिखित अनुमोदन के साथ वापस हस्तांतरित किया जा सकता है। जब कोई भी इस तरह का रीट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मर किया जाता है, तो जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट ऑफिस होता है, वो अधिकारी को प्रमाण पत्र सहित रिकॉर्ड में लिखना होता है। अब लिखना क्या होता है? वो ये है कि को वापस स्थानांतरित, ट्रांसफर बैक टू हिंदी में यहाँ लिखते हैं को हस्तांतरित किया गया या वापस स्थानांतरित किया गया। ठीक, अब बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 6, ए ब्लाइंड और ए पर्सन विद फिजिकली इन्फॉर्मेलिटी मेकिंग हिम इनकेपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द अकाउंट में प्लेसिंग हिज डिपॉजिट थ्रू एनी इलिटरेटेड इंडिविजुअल whom he authorized for his purpose। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अंधा व्यक्ति या शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति जो खाते को ऑपरेट करने में कैपेबल ना हो, तो उसके बिहाफ पर
कोई भी लिटरेट व्यक्ति अपनी उसकी राशि को गिरवी रखने के लिए एक गिरवी रखवा सकता है। अब ये फॉर्म 3 क्या है? फॉर्म 3 देखिए यहाँ पे फॉर्म 3 का फॉर्मेट दे रखा है इसमें, एप्लीकेशन फॉर प्लेजिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि एप्लीकेशन को गिरवी रखने के लिए। तो ये गिरवी इन केस में करा सकता है या फिर ट्रांसफर करता है, और ये अकाउंट्स का फॉर्मेट है, ये आपकी देख लीजिए फॉर्मेट है फॉर्म 3 का, पढ़ लीजिएगा समझ जाएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट है, ये है। यहाँ पे जो ऑफिशियल यूज के लिए वो दे रखा है, यानी ये फॉर्म A3 का एक फॉर्मेट है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो फॉर्म 3 फिलअप करना होता है। तो अगर आपके लिए काम किया तो इसका प्रिंट ले सकते हैं, जिससे आपके काम आ सकता है। मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, पूरे वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप जाके इसको रीड कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि आगे और क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने नेशनल सेविंग स्कीम शेड्यूल 8 के अंदर POSC मैनुअल में क्या चेंजेस किए हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए जैसे कि आगे दे रखा है इन्होंने कि रूल नंबर 169(1)A, रूल नंबर 169(1)A में क्या है कि इन्होंने कहा है कि एड फॉलोइंग टैक्स बिलो दिस सब रूल, यानी कि जो नीचे जो फॉर्मेट दिया है ये इसमें ऐड कीजिए। अब क्या ऐड करना है इसमें, ये है कि SP ऑर्डर नंबर 13/2019 दिनांक 18/12/2019 NSC 8 इशू स्कीम, क्या है इशू स्कीम 2019 के तहत खाता खोलने की जो न्यूनतम राशि है वो आपकी कर दी गई है 1000 रुपये, और न्यूनतम राशि से अधिक खाता खोलने के लिए राशि का जो मल्टीपल रहेगा वो 100 रुपये रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इशू स्कीम 2019 में 13/2019 से आपका जो अकाउंट खोलने का अमाउंट है वो 1000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। ओके चलिए बात करते हैं अब रूल नंबर 169(1)B क्या कहता है, सॉरी D। ये कहता है कि दिस सब रूल शुड बी रिप्लेस्ड विथ बिलो टैक्स, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ टैक्स है वो इनके द्वारा रिप्लेस किए जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसमें बात की गई है कि अब D क्या है, D है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, यानी कि नीचे लिखे गए जो अकाउंट्स है वो ओपन किया सकते हैं NSC इशू स्कीम 2019 के तहत शेड्यूल 8 में नीचे लिखे जो अकाउंट है वो ओपन किया सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब जैसे A है, A में लिखा हुआ है ए सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट, यानी कि जो सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट कैसे ओपन होता है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ए सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट एक एडल्ट के द्वारा अपने लिए खोला सकता है, या फिर किसी माइनर के लिए, या फिर किसी अनसाउंड, या फिर जिसके माइंड पूरे डेवलप ना हो, या जिसे बोलते हैं मेंटली अनहेल्दी उनके लिए, या फिर 10 साल की आयु के जो कम व्यक्ति है उनके लिए भी कोई भी इंडिविजुअली ओपन कर सकता है, एज सिंगल अकाउंट कर सकता है। बात करते हैं कोई भी की जॉइंट अकाउंट। अब जॉइंट अकाउंट यहाँ पर दो तरह के हैं, जॉइंट A टाइप और जॉइंट B टाइप। तो बात करते हैं जॉइंट अकाउंट A टाइप की। तो जो जॉइंट अकाउंट A टाइप है उसमें लिखा हुआ है कि joint account in the name of up to 3 adults payable to all the holder joint in the survivor or super survivors, यानी कि जो लिखा हुआ है कि जॉइंट टाइप अकाउंट है वो अप टू 3 व्यक्तियों के नाम तक खुला सकता है, ठीक है। यही आपका जॉइंट टाइप भी कहता है कि अकाउंट कैन बी ओपन जॉइंटली, और यहाँ पे भी 3 जगह पर खुला सकता है। ऐसा 4 कहता है कि देयर शैल बी नो लिमिट ऑफ ओपनिंग ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट बाय एन अकाउंट होल्डर, यानी कि एक अकाउंट होल्डर के द्वारा कितने भी अकाउंट ओपन किया सकते हैं और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे रूल नंबर 169J की कि रिप्लेस वर्ड आइटम 6 अबव ऑफ दिस सब रूल विद वर्ड आइटम F अबव, ठीक है। रूल नंबर 169K कहता है कि दिस सब रूल शुड बी रिप्लेस विद बिलो टैक्स, यानी कि जो 169K है वो जो नीचे लिखे हुए है इसके द्वारा रिप्लेस किया जाना चाहिए, यानी कि अब इसमें ये चीजें मानिए लिखी हुई है वो क्या है। तो रूल नंबर K कहता है कि SP ऑर्डर नंबर जो आपका 13/2019 है वो निकला था 18/12/2019 से, ठीक है।
और इसके तहत इसमें ये चेंजेस किए जाएंगे। अब चेंजेस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाते हैं तो आपको 50 रुपये फी देना होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी कि अगर आप स्टेटमेंट किसी अकाउंट का स्टेटमेंट इशू करवाते हैं या फिर डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करवाते हैं तो आपको 20 रुपये प्रत्येक केस में देना होगा। ठीक है, चलिए बात करना तीसरा कहता है कि इशू ऑफ पासबुक इन इल्यू और लॉस्ट और मल्टीलेटेड सर्टिफिकेट, यानी कि ये क्या है, खो जाने या कटे फटे प्रमाण पत्र को बदलने में पासबुक के 10 रुपये पर रजिस्ट्रेशन लगते हैं, फीस लगेगा। ठीक है, पॉइंट बी कहता है कि कैंसिलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनी, अगर आप नॉमिनी का चेंजेशन, जो आपके नॉमिनी रखाए गए अकाउंट में उनको चेंजेस करवाते हैं या फिर उन्हें हटाते हैं कैंसिल करवाते हैं उनका नॉमिनेशन, तो उसका फीस देना होगा या चार्ज पे करना होगा 50 रुपये। इसके अलावा पॉइंट सी कहता है अगर आप अकाउंट को ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको 100 रुपये फीस पे करना होगा, चार्ज पे करना होगा। इसके अलावा अगर प्लेगिंग करवाते हैं तो उसका आपका 100 रुपये फी पे करना होगा। इसके अलावा ये कहता है कि आपको इन सब पर 18% GST अलग से देनी होगी, जो कि पहले बताया गया है शेड्यूल नंबर SP और नंबर 3/2020, जो कि निकला था डेट 10/1/2020 के तहत बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 169(5) की, कि 169(5) क्या है। तो ये कहता है कि दिस सब रूल शुड बी रिप्लेस्ड विथ बिलो टैक्स, यानी कि जो आपका 169(5) है वो नीचे द्वारा रिप्लेस करना चाहिए, जो बताऊंगा उसके। तो वो अब 5 पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कहता है कि एसबी ऑर्डर नंबर 13/2019 दिनांक जो 18/9/2019 से एक खाता जो परिपक्व यानी मैच्योर हो गया है लेकिन बंद नहीं हुआ है, ऐसे खातों में जो राशि जमा है उस पर ब्याज अर्जित करना, ब्याज जारी रहेगा डाकघर बचत खातों में। ठीक है, और इसको बताता हूँ, ये है। ठीक है, जो इनसे पे आपका लगता रहेगा। अब रूल नंबर 169(6) क्या कहता है, अब रूल नंबर 169(6) कहता है शुड बी रिप्लेस विथ बिलो टैक्स, यानी कि जो आपका बचपन है जो बताया गया इसमें रिप्लेस करना है पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। जो पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू उसकी बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ एलिजिबल बैलेंस ऑन मैच्योरिटी शैल बी मेड एट द ऑप्शन ऑफ डिपॉजिटर और गार्डियन और नॉमिनी और लीगल हेड। जो पेमेंट ऑफ एलिजिबल बैलेंस होता है वो किया जाएगा, किसको किया जाएगा, वो किया जाएगा डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर उसको या गार्जियन को या फिर नॉमिनी को या फिर जो लीगल हायर है उनको, जो भी केस होता है। अब क्या है, कैसे किया जाएगा, अब ऐसे किया जाएगा। इसके लिए क्या है, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ पे तो पोस्ट ऑफ मैच्योरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट कैसे किया जाएगा कि मैच्योरिटी जो होती है किसी की तो उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसमें लिखा गया है कि जो पेमेंट किया जाएगा वो जो अकाउंट डिपॉजिटर उनको किया जाएगा या फिर उनके जो गार्जियन होते हैं उनको किया जाएगा या फिर जो नॉमिनी होते हैं या फिर जो लीगल हायर होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, उन्हें पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट किया कैसे जाएगा ये बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ए, बाय ट्रांसफर टू द सेविंग बैंक अकाउंट बाय द पेवी, यानी कि जो आपके जिसको हम पेमेंट करेंगे या जिसको हम पेमेंट देंगे मैच्योरिटी का, उनके जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया सकता है, या फिर बाय ए क्रॉस चेक या किसी क्रॉस चेक के द्वारा पे किया सकता है उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट, या फिर कैश के द्वारा किया सकता है। कैश के द्वारा कब, जबकि जब उनका जो अमाउंट है वो जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है, तो ये उन्हें कैश पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 कहता है इट इज रिक्वेस्ट टू सर्कुलेट दिस सर्कुलेशन टू ऑल कंसर्न और इंफॉर्मेशन गाइड एंड ऐसे यानी कि बताया गया कि जो सर्कुलेशन है ये सभी ऑफिसर को आपको सेंड करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, और ये जो है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। और ये जो इशू किया गया है 14/2/2020 को अप्रूव किया गया है देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा, जो कि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा है, मेरा प्रयास सही लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।